गुड इवनिंग सभी साथियों को। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं अधिगम के सिद्धांत। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर वॉच कीजिएगा और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैं इसलिए कह रहा हूँ चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए क्योंकि बार बार आपको जो है इसका नोटिफिकेशन नहीं मिल पाएगा, क्योंकि यहाँ पे हम बात कर रहे हैं उत्तराखंड एलटी पैडागोजी की शुरू से लेके अंत तक पूरा कोर्स कवर करने वाले हैं। पहले उसकी थियरीज और उसी के बाद आपको दूसरे दिन उससे रिलेटेड एमसीक्यूज यहाँ पे मिलेंगे। तो अब इसलिए मैं आपसे फिर से एक बार कह रहा हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अदरवाइज फिर आपको दूसरी बार जो है हमारी अगली वीडियो का नोटिफिकेशन नहीं मिल पाएगा। और बेल आइकन भी आप प्रेस कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं, आपको पता खुद ही चल जाएगा मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ। इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, बस हो गया, इतनी सी मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। तो देखिए इसमें अधिगम का जो सिद्धांत है आप देख सकते हैं, इसमें हमारे पास जो है यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है अधिगम का सिद्धांत। तो अधिगम के सिद्धांत की अगर बात करें तो अधिगम के सिद्धांत की अगर हम बात करें, ठीक, अधिगम के सिद्धांत कितने टाइप के होते हैं इस बारे में बात करेंगे। पहले अधिगम के सिद्धांत अगर बात करें मेनली 2 टाइप्स के हैं, ठीक है। एक आप देख सकते हैं यहाँ पे बिहेवियरलिज्म है और दूसरा क्या है, कॉग्निटिव है। दूसरा हमारे पास कौन सा है, कॉग्निटिव करके है। सेकंड नंबर का हमारे पास क्या हो जाएगा, कॉग्निटिव हो जाएगा। आप देख सकते हैं कॉग्निटिव यहाँ पे, तो संज्ञानात्मक। तीसरा हमें दे रखा है ह्यूमनिस्टिक दे रखा है, लेकिन आपने मेनली 2 टाइप्स के ही पढ़े होंगे, ठीक है। लेकिन 3 टाइप के यहाँ पे हमें दिए हुए हैं। अधिगम का व्यवहारवाद का सिद्धांत यानी कि व्यवहारवादी सिद्धांत बोले जाते हैं, दूसरा है संज्ञानात्मक सिद्धांत और तीसरा है मानवतावादी सिद्धांत। तो इसमें देखिए पहले नंबर का जो व्यवहारवादी जो सिद्धांत है, आपने व्यवहारवादी सिद्धांत के बारे में पढ़ा होगा और व्यवहारवादी जो जितने भी मनोवैज्ञानिक हैं उनके बारे में भी सुना होगा। लेकिन इसमें 2 टाइप के हैं। पहला है पुनर्बलन युक्त यानी कि रीइंफोर्समेंट जिसमें दिया जाता है, एक होता है विदाउट रीइंफोर्समेंट। तो इंग्लिश में बोलते हैं रीइंफोर्समेंट, पुनर्बलन को क्या बोलते हैं, रीइंफोर्समेंट, रीइंफोर्समेंट करके बोलते हैं, ठीक है। ये क्या होता है पुनर्बलन, जब कोई काम करता है तो उसमें 2 टाइप का होता है, आपने सुना होगा, एक पॉजिटिव एक निगेटिव। एक धनात्मक पुनर्बलन होता है, एक ऋणात्मक होता है, ठीक है। तो जैसे हमने कोई बच्चा कोई काम कर रहा है तो उसको हम गुड बोलते हैं, तो क्या है, एक टाइप का पुनर्बलन है, ठीक है। और वहीं पे अगर कोई गलत काम कर दे रहा है उसको डांट देते हैं, वो किस टाइप का है, ऋणात्मक है, ठीक है। तो ये तो पुनर्बलन की बात थी। इसमें आप देख सकते हैं 2 टाइप का हमें दे रखा है, पुनर्बलन युक्त और पुनर्बलन रहित, यानी कि रीइंफोर्समेंट, विद रीइंफोर्समेंट और विदाउट रीइंफोर्समेंट। 2 टाइप के हमें दे रखे हैं। विद रीइंफोर्समेंट की बात करें तो इसमें हमारे पास क्या है, पहले नंबर पे थॉर्नडाइक हैं और दूसरा अगर बात करें इसी में हल, हमारे पास दूसरे नंबर पे कौन है, देखिए एक तो थॉर्नडाइक हो गया, दूसरे स्किनर हो गया और तीसरे यहाँ पे हल और चौथे हैं वॉटसन। यानी कि व्यवहारवाद के अगर बात करें, व्यवहारवादी जो सिद्धांत है अधिगम का, उसमें थॉर्नडाइक, स्किनर, हल और वॉटसन, ये 4 हैं। व्यवहारवादी सिद्धांत में कौन कौन है हमारे पास, यानी कि हमारे पास आप देख सकते हैं पुनर्बलन युक्त की बात कर रहा हूँ। अगर व्यवहारवाद की बात करें तो उसमें पावलोव भी आ जाएंगे, गुथरी भी आ जाएंगे, ठीक है। पावलोव, गुथरी भी आ जाएंगे। अगर सिंपल से हम व्यवहारवाद की बात करें, जो व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक अगर बोला जाएगा तो उसमें थॉर्नडाइक, स्किनर, हल, वॉटसन, पावलोव, गुथरी, ये सब के सब आ जाएंगे। अगर लेकिन जब पुनर्बलन युक्त की बात करें तो उसमें थॉर्नडाइक, हल, स्किनर और वॉटसन होंगे, और जब पुनर्बलन रहित की बात होगी तो उसमें पावलोव और गुथरी होंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास है व्यवहारवादी सिद्धांत, ठीक। दूसरे नंबर का जो हमारे पास है, आप देख सकते हैं दूसरे नंबर का जो सिद्धांत हमारे पास है उसको यहाँ पे देख लेते हैं। उसमें आप देख सकते हैं संज्ञानात्मक सिद्धांत यानी कि कॉग्निटिव थियरी जिसको बोलते हैं, ठीक है। संज्ञान यानी कि ज्ञान से मतलब है, ठीक है, जिसको हम सिंपल सी लैंग्वेज में ज्ञान बोल देते हैं, उसको ही साइकोलॉजी यानी कि मनोविज्ञान की भाषा में संज्ञान बोला जाता है, ठीक। तो इसमें देख सकते हैं संज्ञान वाले में क्या है, संज्ञानात्मक में सूझ का सिद्धांत। सूझ यानी कि जैसे कि आपने सुना होगा सूझ या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत किसने दिया था, ये आप बताएंगे, सूझ या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत किसने दिया था। और वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, इस क्वेश्चन का आंसर भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा। सूझ के सिद्धांत की बात करें तो इसमें वर्दीमीर, कोहलर, कोफका, कौन कौन है, वर्दीमीर, कोहलर और कोफका हैं इस कौन से वाले में, सूझ वाले में। और जब चिन्ह आकार अधिगम वाले की बात करें तो इसमें हमारे पास कौन होते हैं, टॉलमैन। और अधिगम का सोपानकी सिद्धांत, अधिगम का सोपानकी सिद्धांत ये रॉबर्ट गेने यानी कि सोपान, इन्होंने
8 सोपान बता रखे हैं अधिगम के, इसको भी हम डिस्कस करेंगे एक सेपरेट वीडियो में। अधिगम का जो सोपानकी सिद्धांत है, इन्होंने 8 सिद्धांत बता रखे हैं रॉबर्ट गेने ने। और जो पहले नंबर का इन्होंने जो निम्न स्तर का अधिगम बता रखा है, वो कौन सा बता रखा है? निम्न स्तर का जो इन्होंने अधिगम बताया है वो संकेत स्तर का बता रखा है। निम्न स्तर का जो बता रखा है संकेत स्तर का बता रखा है, और जो उच्च स्तर का बता रखा है वो समस्या समाधान बता रखा है। कौन सा बता रखा है? निम्न स्तर का। फिर से बता रहा हूँ मैं, रॉबर्ट गेने ने जो अधिगम का सोपानकी सिद्धांत है, उसमें जो निम्न स्तर का जो इन्होंने सिद्धांत बता रखा है, निम्न स्तर का अधिगम का जो सिद्धांत बता रखा है वो संकेत का सिद्धांत, और जो उच्च स्तर का बता रखा है वो समस्या समाधान, प्रॉब्लम सॉल्विंग करके, ठीक है। और इसके अलावा आप देख सकते हैं इसी में हमारे पास अधिगम का जो है क्षेत्र सिद्धांत। अधिगम का कौन सा है? क्षेत्र सिद्धांत, जिसको कूट लेविन ने दे रखा है। अधिगम का क्षेत्र सिद्धांत किसने दे रखा है? कूट लेविन ने दे रखा है। और इसके अलावा सामाजिक अधिगम सिद्धांत अल्बर्ट बंडूरा करके, ठीक है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। ये वाला सिद्धांत भी, सामाजिक अधिगम का सिद्धांत जो है अल्बर्ट बंडूरा ने दे रखा है। और पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, जो कि हमने कल ही डिस्कस कर रखा है, वो वीडियो अगर आपने वॉच नहीं किया तो उसको वॉच कर सकते हैं। उसमें पहले थियरी और उसके बाद एमसीक्यूज वहाँ पे डिस्कस किए हुए हैं। मुझे नहीं लगता उस वीडियो से कहीं से, उस वीडियो के बाहर से कहीं से क्वेश्चन पूछा जाएगा, क्योंकि लगभग उसमें हमने 20 to 25 क्वेश्चन, यानी कि 20 के आसपास उसमें क्वेश्चन डिस्कस कर रखे हैं, और थियरी भी उसकी पूरी कंप्लीट वहाँ पे कर रखी है। इसके अलावा अगर बात करें वाइगोत्स्की का, जो देख सकते हैं सामाजिक संज्ञानात्मक सिद्धांत, वाइगोत्स्की का, ठीक, ये किस में आ जाएगा? हमारा संज्ञानात्मक सिद्धांत में। संज्ञानात्मक सिद्धांत में हमारे पास क्या क्या आ रहे हैं, एक देख सकते हैं यहाँ पर आप। पहले नंबर पे सूझ का सिद्धांत, दूसरे नंबर पे चिन्ह आकार अधिगम सिद्धांत, ठीक, तीसरे नंबर पे अधिगम का सोपानकी सिद्धांत, पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, अधिगम का क्षेत्र सिद्धांत कर्ल लेविन का, ठीक है, सामाजिक अधिगम का सिद्धांत ये अल्बर्ट बंडूरा का, वाइगोत्स्की का सामाजिक संज्ञानात्मक सिद्धांत। तो ये किस में आ जाते हैं? संज्ञान स्तर पे, यानी कि ये संज्ञानात्मक स्तर पे आ जाते हैं। तीसरे नंबर का हमें कौन सा दे रखा है? आप देख सकते हैं इसमें मानवतावादी सिद्धांत हमारे पास है, ह्यूमनिस्टिक थियरी जिनको बोला जाता है, जिसमें अब्राहम मैस्लो का आवश्यकता पदानुक्रम का सिद्धांत होता है। दूसरा कार्ल रोजर्स का आप देख सकते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं, इसमें मैं इसको जूम कर दे रहा हूँ, आप देखिए इसमें अब्राहम मैस्लो का जो है आवश्यकता का सिद्धांत हो गया। इसके अलावा आवश्यकता पदानुक्रम का सिद्धांत, कार्ल रोजर्स का जो है अनुभव जनित अधिगम का सिद्धांत, डेविड कोल्ब का अनुभव जन्यवाद का सिद्धांत, मैल्कम नोल्स का फ्रॉड अधिगम का सिद्धांत, इसके अलावा पाउलो फ्रेरे का आलोचना सिद्धांत। ये हमारे पास इतने सिद्धांत हैं मानवतावादी सिद्धांत में, ठीक। लेकिन अधिकतर जो अगर बात करें तो अधिगम का व्यवहारवादी सिद्धांत और संज्ञानात्मक सिद्धांत से ही ज़्यादातर क्वेश्चन बनते हैं। अगर यहाँ से बात करें तो यहाँ से अब मेन जो लग रहा है यहाँ पे अब्राहम मैस्लो का आवश्यकता पदानुक्रम का सिद्धांत, इससे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अब अगर बात करें व्यवहारवादी सिद्धांत है क्या, व्यवहारवादी सिद्धांत के बारे में बात करें तो व्यवहारवादी जितने भी हमारे पास हैं, कौन कौन से जो है व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक कहलाते हैं। इसमें अगर हम बात करें पहले नंबर के हमारे पास कौन है? पावलोव। अब देख सकते हैं पावलोव, ये देखिए हमारे पास लिखने की ज़रूरत है ही नहीं, ऑलरेडी दिया हुआ है पावलोव। अगर पावलोव की बात करें, पावलोव का क्लासिकल कंडीशनिंग करके, ठीक है, क्लासिकल कंडीशनिंग। अब हम इसके बारे में बात कर लेते हैं। पुनर्बलन युक्त का मतलब क्या है? थॉर्नडाइक का प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत है, और थॉर्नडाइक से रिलेटेड यहाँ पे कुछ मेन पॉइंट्स हम पहले डिस्कस कर लेते हैं। थॉर्नडाइक का जो सिद्धांत है, उससे पहले थोड़ा सा व्यवहारवादी सिद्धांत होता क्या है इसके बारे में जान लेते हैं। व्यवहारवादी जो हैं ये क्या करते हैं? पहले तो पुनर्बलन की बात करते हैं। ये कहते हैं पुनर्बलन के द्वारा जो है अधिगम होता है। अधिगम के लिए कौन जरूरी है, कौन सी चीज़ जरूरी है? पुनर्बलन जरूरी है। इसके अलावा ये कहते हैं कि पुनर्बलन के अतिरिक्त अनुक्रिया का होना भी जरूरी है। अनुक्रिया यानी कि रिस्पॉन्स का, ठीक है, अनुक्रिया यानी कि रिस्पॉन्स का होना भी जरूरी है। जब अगर कोई क्रिया कर रहा है तो उसके बदले जो उसको मिलेगा यानी कि रिस्पॉन्स, उसको क्या बोलेंगे? अनुक्रिया। यहाँ पे अनुक्रिया और प्रतिक्रिया दो चीज़ें हैं। मैं इनके बारे में पहले बात कर लेते हैं। प्रतिक्रिया और अनुक्रिया में क्या अंतर है? प्रतिक्रिया, अनुक्रिया और तीसरी होती है सहज क्रिया। ये क्रिया के तीन रूप हैं, ठीक। प्रतिक्रिया क्या होती है?
प्रतिक्रिया को इंग्लिश में बोलते हैं रिएक्शन। जब कोई एक्शन होगा तो उसके बदले में जो होगी, ठीक है, जो एक्शन के बदले में होगी उसको क्या बोलेंगे, उसको ही बोलेंगे हम क्या, प्रतिक्रिया। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ठीक, प्रतिक्रिया। तो प्रतिक्रिया को इंग्लिश में बोलते हैं रिएक्शन, ठीक। और दूसरे नंबर की हमारे पास है अनुक्रिया। दूसरे नंबर की क्रिया कौन सी है, अनुक्रिया है। अनुक्रिया को इंग्लिश में बोलते हैं रिस्पॉन्स। ये साइकोलॉजी की लैंग्वेज में आप इनको नोट डाउन कर सकते हैं। तीसरी क्रिया है हमारे पास सहज क्रिया, ठीक। ये 3 टाइप की क्रियाएं हमारे पास हैं, एक तो प्रतिक्रिया, दूसरी अनुक्रिया और तीसरी सहज क्रिया। तो प्रतिक्रिया क्या होती है, जब कोई क्रिया हो रही है उसके बदले में जो किया जाएगा उसी को क्या बोला जाएगा, प्रतिक्रिया। क्रिया के बदले में, जैसे मैं यहाँ पे कोई कार्य कर रहा हूँ या मैं आपसे कुछ पूछ रहा हूँ और आप उसका जवाब दे रहे हैं, तो जो मतलब जो क्रिया के बदले में जो होगा तो उसको ही क्या बोलेंगे, प्रतिक्रिया, ठीक। और अनुक्रिया क्या होती है, थोड़ा सा ये समझने लायक है अनुक्रिया। प्रतिक्रिया तो सबको पता है, आप भी जानते हैं, ठीक। जो क्रिया के बदले में होगी उसको बोलेंगे प्रतिक्रिया। और जो दूसरे नंबर की है अनुक्रिया, ये क्या होती है, अनुक्रिया के बारे में जानेंगे। अनुक्रिया किसे कहते हैं, यानी कि रिस्पॉन्स किसे कहते हैं, ठीक है। इससे पहले हमने रिएक्शन के बारे में बात किया था, अब इसमें बात करेंगे कि जो अनुक्रिया है ये क्या है। अनुक्रिया क्या होती है, आपने सुना होगा। अनुक्रिया के बारे में अगर बात करें तो हमारे पास यहाँ पे स्किनर हैं। स्किनर जो है अनुक्रिया के लिए जाने जाते हैं, ठीक है, ठीक। अनुक्रिया यानी कि रिस्पॉन्स। तो अनुक्रिया कभी भी किसके लिए की जाती है, उद्दीपक के लिए। अनुक्रिया किसके लिए की जाती है, उद्दीपक। और उद्दीपक की बात करें तो उद्दीपक को ही दूसरी भाषा में अगर सिंपल सी लैंग्वेज में हम बोलें तो लक्ष्य बोलेंगे। लक्ष्य प्राप्त करने के लिए, लक्ष्य प्राप्त करने के लिए जो क्रिया की जाती है, जो लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जो क्रिया की जाती है उसको ही अनुक्रिया कहते हैं। लक्ष्य प्राप्त करने के लिए जो क्रिया की जाती है, लक्ष्य प्राप्ति के लिए की गई क्रिया जो है वो ही अनुक्रिया कहलाती है। अब कैसे इसको समझेंगे, ऐसे जैसे यहाँ पे एलटी की तैयारी करना, ठीक है, एलटी की प्रिपरेशन करना, ठीक। एलटी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो वो क्या होगी, एलटी क्या है, लक्ष्य है। एलटी क्या है, उद्दीपक है। और उसके लिए जो तैयारी की जा रही है उसको क्या बोला जाएगा, अनुक्रिया, ठीक है, अनुक्रिया कहा जाएगा। यानी कि अनुक्रिया के द्वारा लक्ष्य प्राप्त करने, यानी कि किसी क्रिया के द्वारा अगर लक्ष्य की प्राप्ति करना, जैसे अभी लर्निंग चल रही है, लर्निंग चल रही है, ये क्या है, एक अनुक्रिया है। और इसके द्वारा लक्ष्य की अगर प्राप्ति हो जाती है, यानी कि एलटी में सिलेक्शन हो जाएगा, तो कहीं ना कहीं वो उद्दीपक है। उद्दीपक यानी कि लक्ष्य है, ठीक है। एलटी में सिलेक्शन लेना क्या है, एक लक्ष्य है, उद्दीपक है। और उद्दीपक को इसमें इंग्लिश में क्या बोलते हैं, स्टिमुलस बोलते हैं। उद्दीपक को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, स्टिमुलस बोलते हैं। उद्दीपक को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, स्टिमुलस बोलते हैं, ठीक है। और अगर अब इसके बारे में बात करें तो इसी में आपने एक सुना होगा अनुक्रिया और दूसरी हमने बताए थे यहाँ पे उद्दीपक। जो व्यवहारवादी हैं वो किसके बारे में बात करते हैं, वो कहते हैं कि जो अनुक्रिया की जा रही है, जो यहाँ पे रिस्पॉन्स किया जा रहा है, ठीक है, किसके लिए, स्टिमुलस के लिए। स्टिमुलस के लिए जो क्या किया जा रहा है, अनुक्रिया की जा रही है। तो अनुक्रिया का जो यानी कि उद्दीपक के लिए जो यहाँ पे वो किया जा रहा है, यानी कि जो क्रिया की जा रही है, ठीक है, यानी कि लक्ष्य प्राप्त करने के लिए जो क्रिया की जा रही है। तो अनुक्रिया और जो उद्दीपक के मध्य जो बनने वाला संबंध होगा, आप देखिए इस चीज़ को ध्यान दीजिए, जो ये अनुक्रिया और उद्दीपक के मध्य बनने वाला जो संबंध है, अनुक्रिया तो की जा रही है लक्ष्य प्राप्त करने के लिए, अब इनके बीच जो संबंध बनेगा,
जो इन दोनों के बीच क्या बनेगा, संबंध बनेगा, इसी को ही क्या बोला जाता है, अनुबंध बोला जाता है। इसको क्या बोला जाता है, अनुबंध, यानी कि यही संबंध, जिसको हम सिंपल सी लैंग्वेज में क्या बोल रहे हैं, संबंध बोल रहे हैं, ठीक है। जिसको सिंपल सी लैंग्वेज में हम क्या बोल रहे हैं, संबंध बोल रहे हैं, यानी कि इसी को बंधन भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है इसको, बंधन। बंधन का मतलब है बॉन्डिंग, ठीक, बॉन्डिंग, ठीक। ये जो है बॉन्डिंग, यानी कि इसी को अनुबंधन कहा जाता है। यानी कि हम बोल सकते हैं अनुबंधन क्या है, अनुबंधन जो है उद्दीपक और अनुक्रिया के मध्य बनने वाले, यानी कि अनुक्रिया और उद्दीपक के मध्य बनने वाले जो संबंध हैं उसको ही क्या कहा जाता है, अनुबंधन कहा जाता है। अनुक्रिया और उद्दीपक के मध्य जो बनने वाला संबंध है, यानी कि जो बंधन है, जो बॉन्डिंग है, उसी को अनुबंधन कहा जाता है। कंडीशनिंग जिसका नाम है, ठीक है, कंडीशनिंग बोला जाता है जिसको, ठीक। तो यानी कि अनुबंधन उसको कहा जाता है। अनुक्रिया किसको कहते हैं, हमने पहले बताया, जब उद्दीपक की प्राप्ति के लिए या उद्दीपक के प्रति की गई क्रिया, या उद्दीपक को प्राप्त, यानी कि लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जो क्रिया की जाती है उसको अनुक्रिया कहा जाता है। और उद्दीपक क्या है, लक्ष्य है। और जब अनुक्रिया और उद्दीपक के मध्य जो संबंध बनता है उसको क्या बोलते हैं, अनुबंधन बोलते हैं। इस चीज़ को आप नोट डाउन कर सकते हैं। और इसके अलावा 3 टाइप की जो हमने क्रिया बताई थी, जिसमें पहली तो हमने प्रतिक्रिया बताई। प्रतिक्रिया तो आपको पता है, हमने बताया जब क्रिया के बदले जो की जाती है उसको क्या किया जाता है, उसको क्या कहा जाता है, प्रतिक्रिया, ठीक है। और दूसरा हमने अनुक्रिया के बारे में बात कर ली। तीसरे नंबर की क्या होती है, यहाँ पर तीसरे नंबर की होती है सहज क्रिया। सहज क्रिया, तो सहज क्रिया क्या बोलते हैं, सहज क्रिया कौन सी क्रिया होगी, यानी कि हम बोल सकते हैं जैसे कोई काम कर रहे हैं, ठीक, जैसे प्याज काटते समय, ये एग्जाम्पल आप नोट डाउन कर सकते हैं। प्याज काटते समय आंख से आंसू निकलना, आंख से क्या निकलना, प्याज काटते समय आंख से आंसू निकलना। तो ये किसका एग्जाम्पल हो जाएगा, आंसू निकलना, ये किसका एग्जाम्पल हो जाएगा, ये हो जाएगा सहज क्रिया का। तो ये 3 टाइप की क्रियाएं थी जिसमें हमने बात की प्रतिक्रिया, अनुक्रिया और सहज क्रिया के बारे में। तो यहाँ पे बात कहाँ से आई इसकी, जब व्यवहारवादी सिद्धांत की हम बात कर रहे थे तो इसमें अनुक्रिया और उद्दीपक 2 चीज़ें होती है, और अनुक्रिया और जो उद्दीपक के मध्य जो संबंध होता है उसको अनुबंधन कहते हैं। यही व्यवहारवादी सिद्धांत में हमें देखने को मिलता है। ज़्यादा आपको पता होगा, आपने ये जब सिद्धांत की बात करें, जब पावलोव का सिद्धांत पढ़ा होगा आपने, इसमें आपने देखा होगा कंडीशनिंग, ठीक है। और यानी कि ये पावलोव किसकी बात करते हैं, ये स्टिमुलस की बात करते हैं, ठीक। और अगर यहाँ पे स्किनर की बात करें तो ये स्टिमुलस की बात करते हैं, तो ये रिस्पांस की बात करते हैं, ठीक है। ये अनुक्रिया की बात करते हैं। और ये किसकी बात करते हैं, रिस्पांस और स्टिमुलस दोनों की बात करते हैं, थॉर्नडाइक। और हल को किसके लिए जाना जाता है, हल के अगर बात करें तो ये पुनर्बलन का सिद्धांत इसके लिए जाने जाते हैं, पुनर्बलन के सिद्धांत के लिए जाने जाते हैं। पुनर्बलन युक्त तो हमें देखा है उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत ये दिया था, लेकिन यहाँ पे बात करें हल किसके लिए जाने जाते हैं, पुनर्बलन के सिद्धांत के लिए जाने जाते हैं। और जब व्यवहारवादियों की लिस्ट आएगी तो उसमें थॉर्नडाइक, हल, वॉटसन, स्किनर, पावलोव, गुथरी, ये सब आ जाएंगे। और जब संज्ञानात्मक की बात आती है, हमने बताया था तो उसमें हमने डिस्कस किए थे, जिसमें कर्ट लेविन हो गया, आपका अंतर्दृष्टि वाले कोहलर हो गए। अंतर्दृष्टि या सूझ का सिद्धांत किसने दिया था, कोहलर ने दिया था, ठीक है। और इसके अलावा आप देख सकते हैं रॉबर्ट गेने हो गए, और इसके अलावा टॉलमैन हैं, पियाजे हैं, अल्बर्ट बंडूरा हैं, कर्ट लेविन हैं। ये हमारे कौन से हैं, पुनर्बलन, ये संज्ञानात्मक सिद्धांत वाले हैं। और अगर जो व्यवहारवादी हैं वो किसकी बात करते हैं, अनुक्रिया और उद्दीपक की बात करते हैं, ठीक है। और इनसे प्राप्त होने वाले, यानी कि इनके मध्य जो संबंध बनता है उसको अनुबंधन कहते हैं। लेकिन अगर दूसरी ओर बात करें, दूसरी तरफ हम बात करें, यहाँ पर जो संज्ञानवादी हैं ये क्या कहते हैं, जो संज्ञानवादी हैं
इनका क्या कहना है? ठीक, ये कहते हैं जो जो संज्ञान का मतलब होता है ज्ञान से, यानी कि ज्ञान कहाँ से प्राप्त होगा? ज्ञानेंद्रियों से। किससे प्राप्त होगा? सेंस ऑर्गन से। किससे होगा? सेंस ऑर्गन्स, यानी कि ज्ञानेंद्रियों से प्राप्त होने वाला ज्ञान। और ज्ञानेंद्रियों से प्राप्त होने वाले ज्ञान को ये बोलते हैं, यानी कि इसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं? इसमें आती है संवेदना, ठीक है, इसमें क्या क्या चीज़ें आ जाएंगी? संवेदना। इसके अलावा बात करें प्रत्यक्षीकरण, संवेदना, प्रत्यक्षीकरण। किसकी बात कर रहे हैं हम संज्ञानात्मक सिद्धांत की बात कर रहे हैं, ठीक है, ये संज्ञानात्मक सिद्धांत की बात कर रहे हैं। तो ये सेंस ऑर्गन से प्राप्त जो ज्ञान होगा, सेंस ऑर्गन, यानी कि सेंस ऑर्गन कितने होते हैं? ये सेंस ऑर्गन जो हैं ये कितने होते हैं? 5 होते हैं, ठीक है, 5 होती हैं ज्ञान इंद्रियाँ। ज्ञान प्राप्त करने की जो इंद्रियाँ हैं वो कितनी हैं? 5 हैं, जिसमें आँख, नाक, कान, जीभ और त्वचा, ये 5 चीज़ें हैं। तो इनसे प्राप्त होने वाला जो प्रथम ज्ञान है उसको ही क्या कहा जाता है? संवेदना कहा जाता है। जो ज्ञानेंद्रियों से प्राप्त होने वाला जो प्रथम ज्ञान है उसको ही क्या कहा जाता है? संवेदना कहा जाता है। अब ये क्या कहते हैं? इसमें संवेदना, प्रत्यक्षीकरण, और इसके प्रत्यक्षीकरण के भी 3 पार्ट होते हैं। प्रत्यक्षीकरण के कितने पार्ट होते हैं? 3 पार्ट होते हैं प्रत्यक्षीकरण के। पहला क्या है? नाम। पहले नंबर पे क्या आ जाएगा? नाम आ जाएगा, ठीक। दूसरे नंबर पे क्या आएगा? दूसरे नंबर पे उसकी पहचान, ठीक, किसी चीज़ का नाम, और दूसरे नंबर पे उसकी पहचान। तीसरे नंबर पे क्या हो जाएगा? तीसरे नंबर पे उसकी व्याख्या। तीसरे नंबर पे क्या हो जाएगी? उसकी व्याख्या, यानी कि एक्सप्लेनेशन, ठीक। ये 3 चीज़ें प्रत्यक्षीकरण में आ जाएंगी। और प्रत्यक्षीकरण से किसका निर्माण होता है? प्रत्यक्षीकरण से जो निर्माण होगा, प्रत्यक्षीकरण से किसका निर्माण होगा? संज्ञान का। यानी कि प्रत्यक्षीकरण से किसका नॉलेज हो जाएगा? जैसे नाम हमें पता चल गया किसी का, और फिर उसकी हमने पहचान की, ठीक, नाम पता चला तो उसकी पहचान की। पहचान करने के बाद हम क्या करेंगे? उसकी एक्सप्लेनेशन करेंगे, उसकी व्याख्या करेंगे। उससे प्राप्त तो जो हमें उस व्याख्या के परिणाम स्वरूप जो निर्माण होगा वो किसका होगा? संज्ञान का। और संज्ञान के बाद जो हमें जो प्राप्त, यानी कि वो होगा क्या? संज्ञान के बाद जो उत्पन्न होगी, यानी कि उसको बोलते हैं सूझ। सूझबूझ बोलते हैं जिसको ना, एक सिंपल सी लैंग्वेज में। अंतर्दृष्टि, अंतर्दृष्टि, सूझ या अंतर्दृष्टि, आपको पता होगा, ये सिद्धांत भी दे रखा है, सूझ या अंतर्दृष्टि, ठीक है। तो सूझ, और सूझ के बाद क्या हो जाएगा? जब किसी चीज़ के बारे में नॉलेज गेन करेंगे उसके बाद हम, यानी कि कौन सी चीज़ उत्पन्न होगी उसके बाद सूझ, और सूझ के बाद क्या करेंगे हम? किसी चीज़ की जो समस्या है, ठीक है, उसके समाधान तक पहुंचेंगे। यहाँ पे क्या हो जाएगा? सूझ के बाद क्या हो जाएगा? समस्या समाधान, ठीक। और समस्या समाधान जो है, इसी को ये क्या बोलते हैं? इसको ही ये अधिगम बोलते हैं, ठीक है। संज्ञानवादियों के अनुसार समस्या समाधान ही क्या है? अधिगम है। समस्या समाधान ही क्या है? अधिगम है, ठीक। ये था किसके? संज्ञानवादियों के अनुसार। अब बात करेंगे इसी में कि जो व्यवहारवादी हैं उनमें जो ये देख सकते हैं आप, पावलोव का शास्त्री, क्लासिकल कंडीशनिंग बोला जाता है। इसको क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है क्लासिकल कंडीशनिंग। इंग्लिश में इसको बोला जाता है क्लासिकल कंडीशनिंग बोला जाता है। और थॉर्नडाइक के बारे में आप बात करेंगे यहाँ पे। थॉर्नडाइक किस लिए जाने जाते हैं? थॉर्नडाइक को नंबर 1 तो कहा जाता है क्या? पशु मनोविज्ञान का जनक। पशु मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है इनको। नंबर 1 इनके बारे में अगर थॉर्नडाइक के बारे में बात करें तो इनको कहा जाता है पशु मनोविज्ञान का जनक। पशु मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है इनको। और दूसरा, पहला पॉइंट तो हो गया पशु मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है। दूसरा पॉइंट इनके बारे में हो जाएगा, ये प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक कहलाते हैं। प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक, प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक कहलाते हैं। प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक भी इनको कहा जाता है। किसको? थॉर्नडाइक को। और इन्होंने क्या किया? इन्होंने सबसे पहले, प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक क्यों कहा जाता है? इन्होंने सबसे पहले जो है सीखने के नियम दिए थे।
सीखने के नियम इन्होंने सबसे पहले दिए थे। किसकी बात चल रही है? एडवर्ड ली थॉर्नडाइक की बात चल रही है। तो इनको पशु मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है। इसके अतिरिक्त अगर बात करें तो इनको जो है प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक कहा जाता है। प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक क्यों कहा जाता है? क्योंकि इन्होंने जो सीखने के नियम हैं वो दिए थे। सबसे पहले सीखने के नियम किसने दिए थे? एडवर्ड ली थॉर्नडाइक ने दिए थे, इसलिए इनको प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक भी कहा जाता है। अब जो इनके नियम थे, ठीक है, सीखने के जो नियम दिए थे इन्होंने, ठीक, सीखने के इन्होंने दो प्रकार के नियम बताए थे। एक बताए थे इन्होंने क्या? प्राथमिक, और दूसरे इन्होंने बताए थे द्वितीयक। प्राथमिक और द्वितीयक। प्राथमिक को ही क्या बोला जाता है? मुख्य नियम बोला जाता है। ठीक है, प्राथमिक को ही क्या बोलेंगे हम? मुख्य नियम बोलेंगे। और इनको ही क्या बोल सकते हैं? प्रमुख भी बोल सकते हैं। ठीक, और द्वितीयक को क्या बोलेंगे? गौड़ या सहायक। ठीक, इसी का नाम क्या है? गौड़ या सहायक हम इसको बोल सकते हैं। दो टाइप के इन्होंने जो है नियम बताए थे, किसके? सीखने के। प्राथमिक यानी कि मुख्य, और दूसरे गौड़ यानी कि सहायक। और प्राथमिक यानी कि जो मुख्य नियम बताए थे उसमें अभ्यास का नियम था नंबर 1। पहले नंबर पे किसका था? अभ्यास का नियम था। दूसरे नंबर पे था इनका प्रभाव का नियम, और तीसरे नंबर पे तत्परता का नियम। अभ्यास, प्रभाव और तत्परता। अभ्यास, प्रभाव और तत्परता किसमें थे? इनके मुख्य नियम में थे। और अगर दूसरी ओर बात करें, प्राथमिक नियम में क्या क्या आ जाएंगे इनके? अभ्यास, प्रभाव यानी कि परिणाम। ठीक, तीसरा तत्परता। इस पे एक सेपरेट वीडियो देखने को मिलेगी आपको चैनल पे। ठीक, दूसरे नंबर की अगर बात करें, दूसरे नंबर पे इन्होंने जो गौड़ नियम बताए थे उसमें इन्होंने बताया था क्या क्या, तो उनके बारे में भी बात कर लें। उसमें एक तो बहुक्रिया का बताया था इन्होंने, ठीक है, और दूसरा बताया था आंशिक क्रिया का, और तीसरा बताया था इन्होंने मनोवृत्ति का। चौथा नियम इन्होंने बताया था सादृश्यता का, और पांचवा नियम जो था इनका वो था साहचर्यात्मक करके, साहचर्य का। ठीक है, साहचर्य का। ये इन्होंने जो है इनके सहायक नियम यानी कि गौड़ नियम में आते हैं। बहुक्रिया, आंशिक, मनोवृत्ति, सादृश्यता और साहचर्य। और जो प्रमुख नियम है उसमें अभ्यास, प्रभाव और तत्परता, 3 नियम इनके आते हैं। और इसके अलावा अगर बात करें, थॉर्नडाइक को प्रकार्यवादी संप्रदाय के लिए भी जाना जाता है। किसके लिए जाना जाता है? प्रकार्यवादी संप्रदायवाद के लिए। ठीक है, प्रकार्यवादी संप्रदाय। तो ये तो था किसके बारे में? थॉर्नडाइक के बारे में। इसके अलावा थॉर्नडाइक ने जो है अपने इन्होंने जो प्रयोग किए थे वो किस पे किए थे, ये आप बताएंगे। ठीक, थॉर्नडाइक ने जो है अपने प्रयोग किस पे किए थे? थॉर्नडाइक की हम बात कर रहे हैं। ठीक, थॉर्नडाइक की बात कर रहे हैं। थॉर्नडाइक यानी कि इनका हमने बताया था रिस्पॉन्स और स्टिमुलस। ठीक है, एसआर थियरी के लिए जाने जाते हैं। ये एसआर थियरी के लिए जाने जाते हैं। तो इन्होंने किस पे वो किया था? अपना जो प्रयोग किया था वो किस पे किया था? बिल्ली पे। तो किस पे किया था इन्होंने किया था बिल्ली पर। और पावलोव ने किस पे किया था? थोड़ा सा स्क्रीन यहाँ पे शेयर करने में दिक्कत आ रही है। ठीक है, पावलोव ने किस पे किया था ये आप बताएंगे कमेंट बॉक्स में। ठीक है, पावलोव ने जो अपना जो प्रयोग किया था वो किस पे किया था, और स्किनर ने किस पे किया था? चलो स्किनर के लिए तो हम बता दे रहे हैं आपको, स्किनर का हम बता देते हैं। एक का आंसर आप बताएंगे। स्किनर ने किया था चूहे पे। स्किनर ने किस पे किया था? चूहे पे किया था। अब जो है पावलोव ने किस पे किया था ये आपको बताना है।
स्किनर किस सिद्धांत के लिए जाने जाते हैं? क्रिया प्रसूत अनुबंधन के सिद्धांत के लिए जाने जाते हैं। क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत के लिए जाने जाते हैं स्किनर। और पावलोव जाने जाते हैं क्लासिकल कंडीशनिंग यानी कि शास्त्रीय अनुबंधन के लिए। प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत दिया था थॉर्नडाइक ने, और पुनर्बलन का सिद्धांत किसने दिया था? हल ने दिया था। तो ये तो हुई व्यवहारवादियों की बात। तो इसमें स्किनर का जो किस पे था? ये स्किनर ने किया था चूहे पे, ठीक, चूहे पे इन्होंने अपना प्रयोग किया था। और थॉर्नडाइक ने किस पे किया था? बिल्ली पे। और पावलोव ने किस पे किया था, ये आप बताएंगे। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको वीडियो ज़रूर बताइएगा। वीडियो अगर पसंद आई हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, जिसमें हम जो है डिटेल्स में जो है अन्य जो MCQs हैं इनसे रिलेटेड, अधिगम सिद्धांत से रिलेटेड जितने भी MCQs हैं, MCQs हम उसमें डिस्कस करेंगे उस वीडियो में। तो अब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि हमने ऑलरेडी आपको कह दिया इस बारे में कि यहाँ पे आपको जो है LT पेडागोजी का कंप्लीट सिलेबस जो है यहाँ पे थियरी और उससे रिलेटेड MCQs यहाँ पे प्रोवाइड किए जाएंगे। तो आप अगर अब भी चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं करते हैं तो फिर बाद में आपको दिक्कत आ सकती है। फिर बाद में पछताने से, एक चीज़ कही जाती है ना, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। तो ये कहावत फिर बाद में आपको याद आएगी। तो इसीलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।